नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, कैसे हो। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एडम क्लासेस कुचामन सिटी में भर्त। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा क्रेब्स साइकिल। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स? क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र। इससे पहले जो मैंने वीडियो जारी किया था उसमें मैंने आपको क्रेब्स चक्र का जो बेसिक बताया था। तो इसका जो अन्य नाम होता है वो आप जानते हो, अन्य नाम होता है टीसीए चक्र। क्या होता है स्टूडेंट? टीसीए चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। या इसका जो एक और नाम होता है वो होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या होता है? सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इस चक्र के अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो बनता है सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल जो होता है उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसीलिए इसको टीसी चक्र के नाम से भी जानते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, क्रेब्स जो नाम दिया गया है ये सबसे पहले जो दिया था वो दिया था हैंस एडोल्फ ने। हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने। किसने दिया था? हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने जो सबसे पहले ये नाम दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? क्रेब्स चक्र पड़ा है। तो देखो, एक रिएक्शन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम का जो निर्माण बताया था, वो जो निर्माण वाली जो रिएक्शन है वो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बुक्स में ऐसा बच्चे पढ़ते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये क्रेब्स चक्र से संबंधित है, जबकि वो क्रेब्स चक्र की जो रिएक्शन है नहीं होती है, वो रिएक्शन जो है अलग है। तो वो रिएक्शन क्या है उसको अपन एक बार जो है देखते हैं। हमने पढ़ा था कि जो पायरुविक अम्ल होता है, जो पायरुविक अम्ल होता है, अब हम जानते हैं कि पायरुविक अम्ल जो है वो कितने कार्बन युक्त है? ये 3 कार्बन युक्त होता है। कितने कार्बन युक्त? 3 कार्बन। ये जुड़ता है यहाँ पे कोएंजाइम के साथ में। किसके साथ में? कोएंजाइम के साथ में। और यहाँ पे जो है एंजाइम की उपस्थिति पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में ये क्या करेगा? NAD प्लस को बदल देगा किसमें? NADPH2 के अंदर। यहाँ पे आप NADP भी लिख सकते हो। किसमें बदल देगा? NADPH2 बदल देगा। और यहाँ पे जो है क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि डिहाइड्रोजिनेज है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कौन बाहर निकलेगा? H2 बाहर निकलेगा। और H2 बाहर निकलेगा तो क्या बनाएगा? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 ये बनाएगा। अब यहां से ये जो H है ये किसने गेन कर लिए? ये ले लिए किसने? NADP ने। और क्या बना दिया? NADPH। देखो, 2 हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ में जुड़े गए। इसके अलावा यहाँ पे जो रिएक्शन में वो काम आता है Mg++La, लिपोइक अम्ल जो निकल पड़ा था, और साथ में आता है थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP। और इस दौरान जो है यहाँ से क्या होगा? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में ये सब घटनाएं जो है घटित होगी और उत्पाद स्वरूप जो बनाएगा वो बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम प्लस CO2। ठीक है। अब देखो, ये कितने कार्बन युक्त है? ये है 3 कार्बन युक्त। और यहां से जो है CO2 को रिमूव कर रहा है। CO2 को रिमूव करते क्या बना रहा है? 3 से 1 कार्बन जो है बाहर निकल गया। तो कितने कार्बन बच गए डियर स्टूडेंट्स? देखो, 3 में से 1 कहां निकल गया? बाहर निकल गया। तो 3 में से 1 गया तो बचे कितने? 3 में से 1 गया तो बचे कितने? 2। तो यहाँ पे जो ये कार्बन कंपाउंड, ये जो उत्पाद है कितने कार्बन कंपाउंड होगा? 2 कार्बन युक्त होगा। तो यही हमने पढ़ा था वहां पे। अब देखो, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है ये किस तरह से काम कर सकता है? तो यहाँ पे देखो, जो 3 पदार्थ है, सबसे पहले बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट की, दूसरी बात करें अपन फैट की, और तीसरी बात करें अपन प्रोटीन की। तो तीनों से जो सबसे पहले जो बनने वाला पदार्थ होगा वो कौन होगा? एसिटाइल कोएंजाइम होगा। और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम आगे किसमें काम में आता है हम जानते हैं। आगे किसमें काम में आएगा? क्रेब्स चक्र में काम आएगा। तो यहां पे अपन देखते हैं कि ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है कैसे जो इंटरलिंक होगा। तो देखते हैं अपन, ये तो हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट है, साथ में जो है हमारे पास में सेकंड नंबर पे है वसा,
जिसे हम फैट भी बोलते हैं। और थर्ड पे नंबर पे जो है वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। अब देखो इन तीनों का टारगेट जो है वो है क्या? एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करना। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये क्या करेगा यहाँ पे? ये करेगा, हम जानते हैं यहाँ पे क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस। क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस। और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के रूप में कौन? ग्लूकोज, जो हमने पहले ही पढ़ लिया ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। और यहाँ पे क्या बनाएगा? ये बनाएगा पायरुविक अम्ल। कितने कार्बनिक? 3 कार्बनिक। और ये पायरुविक अम्ल अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी पायरुविक डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में क्या बना देगा? यहां से एसिटाइल कोएंजाइम। क्या बना देगा? एसिटाइल कोएंजाइम। ऐसे जो वसा होता है ये भी किसका निर्माण करता है? एसिटाइल कोएंजाइम का। और यहां से ये भी क्या करेगा? किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन भी एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा? डीएमिनेज होगा इसका, डीएमिनेज एंजाइम आएगा। और डीएमिनेज होने से प्रोटीन क्या बना देगा? यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम बना देगा। ऐसे ही जो है वसा भी क्या करेगा? एसिटाइल। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है आगे किसको प्रोसेस करेगा? ये करेगा किसको? क्रेब्स चक्र। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो है ग्लूकोज के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा और प्रोटीन, ये तीनों जो एसिटाइल कोएंजाइम बना के यहाँ से क्या बनाएंगे? क्रेब्स चक्र का प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं अब हम क्रेब्स चक्र को। क्रेब्स चक्र क्या होता है अब हम बात करेंगे। तो क्रेब्स चक्र में मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि जो पायरुविक एसिड वाला जो स्टेप था उसमें जो है उत्पाद स्वरूप क्या बन रहा था? 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम बने रहा था। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है आगे किसको चलाएगा? डियर स्टूडेंट्स, क्रेब्स चक्र को कंप्लीट करेगा। तो देखो ये एसिटाइल कोएंजाइम जो 2 कार्बनिक कंपाउंड है ये क्या करेगा? यहाँ पे सर्वप्रथम जो है जुड़ेगा किसके साथ में? ये जुड़ेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में। किसके साथ में? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में। अब जानते हैं हम क्या कि एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन युक्त है, जबकि जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है वो कितने कार्बन युक्त है? 4 कार्बन युक्त है। तो 2 और 4 कार्बन कितने हो गए? टोटल 6 कार्बन हो गए। तो जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ग्राही के साथ में जुड़ेगा, सबसे सर्वप्रथम जो ग्राही कौन है? वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, इसके साथ में जुड़ेगा। तो जुड़ते ही क्या करेगा? यहाँ पे सबसे पहला कंपाउंड बनाएगा, प्रथम स्थायी उत्पाद बनाएगा, वो बनाएगा सिट्रिक एसिड। क्या बनाएगा? सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड जो होता है वो कितने कार्बन युक्त है? 6 कार्बन युक्त है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि क्रेब्स चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होता है? तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल होता है। अब ध्यान देना आप कि इसको जो है टीसीए चक्र क्यों बोलते हैं और सिट्रिक चक्र क्यों बोलते हैं। पहले भी मैंने बता दिया, एक बार और क्लियर कर देता हूं कि प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बन रहा है? सिट्रिक अम्ल बन रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। दूसरा, ये जो सिट्रिक अम्ल होता है इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टीसीए। क्या बोलते हैं? टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही एसिटाइल को एंजाइम और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसको सिट्रिक एसिड में बदलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? सिट्रेट सिंथेटेज एक एंजाइम काम में आता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, जो इसको बदल देता है किसमें? सिट्रिक अम्ल में। और साथ में जो एसिटाइल को एंजाइम का जो को ए है इसको क्या कर देगा? यहाँ से बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पे जो है दिमाग में कीड़े खाना शुरू हो गए। क्या कि सर इसको बाहर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको क्यों बाहर निकाला गया कोएंजाइम को? अरे भाई एक बार तो आप क्रेब्स साइकिल चला लोगे, लेकिन एनर्जी की तो बार बार जरूरत पड़ेगी। क्रेब्स साइकिल तो बार बार चलेगा, तो बार बार आप कोएंजाइम कहां से लाओगे? हमारे पास इतने सारे कहीं पे जो है संग्रहित किए हुए थोड़े हैं कोएंजाइम। तो ये कोएंजाइम वापस कहां जाएगा? वापस जाएगा डियर स्टूडेंट कहां पे? वो जो पहले वाले रिएक्शन मैंने बताई थी, कौन सी? पायरुविक एसिड प्लस COA, और क्या बना देंगे वापस? एसिटाइल को एंजाइम। तो इस रिएक्शन को बार बार चलाने के लिए कहां चला जाएगा? वापस इसके पास में चला जाएगा। अब देखो अगला जो सिट्रिक एसिड जो बना है ये क्या करेगा? यहां से एक एंजाइम एकोनिटेज की उपस्थिति में, कौन सा एंजाइम है? एकोनिटेज की उपस्थिति में, और यहाँ पे एक तत्व काम में आता है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। ये तत्व कौन सा है?
Fe+2 आयरन जो है यहाँ पे एक यौगिक है, ये जो सूर्य तत्व है, ये क्या करेगा यहाँ पे एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना देगा, सबसे पहला कंपाउंड वापस बनाएगा, इसके बाद में वो बनाएगा सिस एकोनिटेट। क्या बनाएगा, सिस एकोनिटेट बनाएगा। ये भी कितने कार्बन युक्त है, 6 कार्बन युक्त होता है। वापस ये तो सिस एकोनिटेट बना है, ये क्या करेगा Fe+2 की उपस्थिति में एंजाइम वापस वही आएगा एकोनिटेज, और क्या बना देगा वापस आइसोसिट्रेट। क्या बना देगा, आइसोसिट्रेट। क्या बनाएगा स्टूडेंट, आइसोसिट्रेट बनाएगा। अब देखो यहां से ये जो 3 स्टेप थी, इसमें जो है किसी प्रकार का जो रिडक्शन या रिडक्टेज एंजाइम काम में नहीं आ रहा है, मतलब नॉर्मल जो है आप इस रिएक्शन को यहां से डायरेक्ट बाईपास भी कर सकते हैं हो। लेकिन जैसे आइसोसिट्रेट बना 6 कार्बन युक्त, तो यहाँ पे एंजाइम अगला काम में आएगा आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। और ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया था कि जहां जहां क्या आता है डिहाइड्रोजिनेज आता है, वहां वहां क्या होगा, रिमूवल ऑफ H2। रिमूवल ऑफ H2 होगा तो ये किसमें टूटेगा, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 के अंदर। अब ये 2H+ क्या करेगा, यहाँ पे जैसे डिहाइड हो जाएगा, यहाँ पे NAD+ इसको ग्रहण करेगा और किसमें रिडक्ट हो जाएगा, NADH2 के अंदर। अब देखो ऐसा ही यहाँ पे हुआ, जैसे आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज आया, NAD+ किसमें बदल जाएगा, NADH2 के अंदर बदल जाएगा। अब देखो जैसे ही ये एंजाइम काम करेगा आइसोसिट्रेट पे और NAD+ NADH2 के अंदर बदलेंगे, तो अगला कंपाउंड जो बनेगा डियर स्टूडेंट, वो बनेगा अपना ऑक्सैलोसक्सिनेट। क्या बनेगा, ऑक्सैलोसक्सिनेट बनेगा। ये भी कितने कार्बन युक्त है, 6 कार्बन युक्त होता है। तो यहां तक अगर ओवरऑल देखें अपन, तो 1 6 कार्बन युक्त, 2 6 कार्बन युक्त, 3 6 कार्बन युक्त और चौथा भी 6 कार्बन। तो कितने जो है यौगिक 6 कार्बन युक्त बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। ध्यान देना कितने, 4 बन रहे हैं। अब आगे की बात करते हैं, ये ऑक्सैलोसक्सिनेट ये क्या करेगा, यहां से डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब पहले मैंने आपको बता दिया क्या, रिमूवल ऑफ CO2। तो यहां से CO2 को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो जैसे CO2 बाहर निकलेगा तो ये कितने कार्बन युक्त है, अभी 6 कार्बन युक्त है, और कितने बाहर निकल गए, 1, तो कितने बच गए, 5। तो अगला कंपाउंड कौन सा होगा, 5 कार्बन युक्त। तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन करके सबसे पहले ये बनाता है क्या, सबसे पहले यहाँ पे बनाएगा क्या, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो कितना है, 5 कार्बन युक्त होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि यही एकमात्र ऐसा कंपाउंड होता है, आप जो ग्लाइकोलाइसिस देख लो, C3 चक्र देख लो, C4 देख लो, कितने कोई से भी जो है फेस देख लो आप, किसी में 5 कार्बन युक्त कंपाउंड नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, सबसे पहले 5 कार्बन युक्त क्या बन रहा है, कंपाउंड बने रहा है। अब देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहां से वापस क्या होगा, अगले एक एंजाइम की उपस्थिति में अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज। पहले मैंने आपको बताया जहां डिहाइड्रोजिनेज आएगा क्या होगा, H2 बाहर निकलेगा, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन हाफ O2 में NAD इसको ग्रहण करेगा, क्या बना देगा, NADH2 बना देगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, NAD क्या बना रहा है, NADH2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, कोएंजाइम वापस काम में आ रहा है। कोएंजाइम की क्या हो रही है, एडिंग हो रही है, वापस कोएंजाइम क्या हो रहा है, एड हो रहा है। और यहां से क्या बना रहा है, अगला कंपाउंड बना रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम। क्या बना रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम। और साथ में क्या हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये CO2 को बाहर निकाल रहा है। तो अभी 5 थे, 5 में से वापस 1 गया, कितने बचे, 4 कार्बन। तो अगला कंपाउंड कौन सा होगा, 4 कार्बन युक्त। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम कितने कार्बन युक्त है, 4 कार्बन युक्त। अब ये क्या करेगा, एक एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनाइल सिंथेटेज की उपस्थिति में, कौन सा एंजाइम, सक्सिनाइल सिंथेटेज की उपस्थिति में क्या करेगा, यहां से ADP + IP को जोड़ते हुए क्या बना देगा, ATP बना देगा। और ध्यान देना यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम का जो है कन्वर्जन हो जाएगा किसके अंदर, सक्सिनेट के अंदर। और ये भी कितने कार्बन युक्त है, 4 कार्बन युक्त। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी पदार्थ, जैसे मैं कहूं कि ये कोई पदार्थ है, ये जो है इसकी जो इसमें जो निहित ऊर्जा है वो बिना ETS में जाए सीधे ADP से क्या बना देना,
एटीपी बना देना है, क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब किसका क्या होगा? यहाँ पे जीडीपी प्लस आईपी क्या बना देंगे? जीटीपी बना देंगे। ये भी आप याद रख सकते हो। अब देखो, जैसे क्या बना? सक्सिनेट बना, 4 कार्बन युक्त। ये क्या करेगा? अगला कंपाउंड बनाएगा क्या? फ्यूमेरेट। क्या बनाएगा? फ्यूमेरेट। जो भी कितने कार्बन युक्त है? 4 कार्बन। यहाँ पे एंजाइम काम में आएगा कौन सा? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा? सक्सिनिक डिहाइड्रोजन एंजाइम काम में आएगा। और जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? FAD। कौन? FAD प्लस किसमें रिडक्ट हो जाएगा? FADH2 के अंदर। किसके अंदर? FADH2 के अंदर, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको FADH2 के अंदर रिडक्ट हो जाएगा और क्या बना देगा? फ्यूमेरेट बना देगा। अब फ्यूमेरेट क्या करेगा? एंजाइम फ्यूमेरेज की उपस्थिति में अगला जो कन्वर्जन करेगा वो करेगा किसके अंदर? मैलिक एसिड, या अपन बोल सकते हैं यहाँ पे क्या? मैलेट के अंदर। मैलेट में ये भी कितने कार्बन युक्त है? 4 कार्बन युक्त। अब ये मैलिक एसिड क्या करेगा? यहाँ पे वापस क्या करेगा? मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, वापस डिहाइड्रोजिनेज। तो ये प्रोसेस चलेगा वापस पूरा का पूरा। तो यहाँ पे NAD क्या होगा? किसमें रिडक्ट होगा? NADH2 के अंदर। किसके अंदर? NADH2 के अंदर। और क्या बना देगा? अगला कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और वापस जो ये प्रोसेस कंप्लीट चलती रहेगी। अब देखो, इस प्रोसेस के अंदर, संपूर्ण प्रोसेस के अंदर क्या है कि जो रिडक्टेज जो एंजाइम काम में आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो NAD कितने बन रहे हैं? NADH2, FADH2 और GTP। तो देखना यहां बन रहा है अपने 1 2 और 3। तो क्या बन रहे हैं? NADH2। FAD कितने बन रहे हैं? ये रहे। याद रखने का तरीका क्या? देखो, S से F में हो रहा तो F याद रखना आप, FADH वाला। और यहाँ पे देखो S से S में बदल रहा तो याद रखना कौन सा? GTP वाला। मतलब यहाँ पे ये भी याद। दूसरी ट्रिक है, S से सक्सिनाइल कोएंजाइम, S से सक्सिनेट और S से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे ही होता है। ये भी आप याद रख सकते हो। तो FAD कितने? 1। तो ये कितना है? 1। और GTP कितना है यहाँ पे? 1। ठीक है। अब देखो NADH2, FADH2 और GTP। अब हम जानते हैं कि 1 NADH is equal to how many ATP? 3 ATP। और यहाँ पे NADH कुल कितने हैं? 3। तो कितने हो गए? 3 मल्टीप्लाई विद 3 is equal to 9 ATPs। 9 ATPs। FADH2 1, तो 1 FADH2 is equal to कितने? 2 into 2 ATPs। यहाँ पे कितने? 2 ATPs बनेंगे। और 1 GTP is equal to 1 ATP। 1 ATP। तो how many total ATPs are formed during the Krebs cycle? 12 ATP। How many ATPs are formed during the Krebs cycle? 12 ATPs। और इससे पहले जो अपन बात करते हैं किसकी? पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किसके अंदर? पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा था? NAD प्लस किसमें बदल रहा था? NADH2 के अंदर। तो एक ये हो गया। तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे NADH2 को, तो वापस 3 ATP और बनेंगे, तो 3 ATPs। ठीक है। तो 12 प्लस 3 इक्वल टू कितने हो गए? 15 ATP। कितने? तो 1 Krebs cycle process how many ATPs? 15 ATPs are formed during the Krebs cycle। एक Krebs cycle में कितने ATP बन रहे हैं? 15 बन रहे हैं। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स कितने अपने पास में? 2 मॉलिक्यूल्स है। तो एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे? 2। तो एक बार ही चला तो चक्कर कितने बार चलेगा? 2 बार चलेगा। तो मल्टीप्लाई विद 2। तो हाउ मेनी एटीपीज आर फॉर्म्ड? 30 एटीपीज। तो एक क्रेब चक्र से 15 बनते हैं और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 2 बार चले गए तो टोटल क्रेब चक्र से कितने एटीपी बनेंगे? 30 एटीपी बनेंगे। और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कितने बन रहे थे टोटल? कितने? 8 एटीपीज बन रहे थे और 2 का क्या हो रहा था? शुद्ध लाभ हो रहा था। तो वहां पे 6 बोल सकते हैं, 2 का क्या हो रहा है? शुद्ध लाभ। इसीलिए बोला जाता है क्या? 38 या 36 एटीपी। तो ये था संपूर्ण क्रेब्स साइकिल। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हो। थैंक यू।